हेलो नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द क्लासमेट गुरु चैनल पे आप सभी का स्वागत है। द हिंदू के नए सेशन के साथ आज फिर हम हाजिर हैं। 31 मार्च के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और हम जो भी करंट में चल रहा है उसको देखेंगे, साथ के साथ एक दो एडिटोरियल एनालिसिस भी हम देखेंगे जो कि आपके जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है और जो फॉरेस्ट वगैरह वाला जो एरिया आता है उससे रिलेटेड है। साथ के साथ में कुछ ऐसे न्यूज़ेस हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। अभी कल ही भारत रत्न प्रदान किया गया है, तो सबसे बड़ी न्यूज़ तो वो है कि जिन 5 लोगों को दिया गया है उनके बारे में हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे। तो बहुत ही यूज़फुल आज का सेशन लेने वाला है। फैक्ट के साथ विद एनालिसिस के साथ हम पूरा आज का जो सेशन है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स और बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की चर्चा को। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स। पहली क्या हाइलाइट है, प्रेसिडेंट प्रेजेंट भारत रत्न टू 4 पोस्टमसली। 4 कहने का मतलब 4 लोगों को दिया गया है। वैसे तो ओवरऑल 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है, लेकिन जो 4 हैं उनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। तो पोस्टमसली का मतलब होता है मरणोपरांत, यानी कि 4 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। साथ के साथ जो 5वें व्यक्ति हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी, उनको भी दिया गया है भारत रत्न। तो इस बार टोटल 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। हम उसके बारे में देखेंगे कि उन लोगों का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, थोड़ी उससे हिस्ट्री रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं जो कि एग्जाम में आपसे पर्सनैलिटीज़ के बारे में अगर प्रश्न पूछता है तो उनकी थोड़ी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट वाइज प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद है CAA रूल्स साइलेंट टू फेट ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेशंस। देखिए CAA के ऊपर में बहुत सारा हमने डिस्कशन किया हुआ है कि कौन से देश उसमें शामिल हैं, कौन से समुदाय उसमें शामिल हैं, क्या पूरा कंसर्न है, कब वो रूल आया, कब वो एक्ट आया, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है। बस इस आज के आर्टिकल में एक नया पॉइंट ये जुड़ गया है कि इस आर्टिकल में इस न्यूज़ में बात की गई है कि अगर जो भी CAA के सर्टिफिकेट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जो हमने बात की थी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी बनेगी, तो अगर उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो फिर उसके क्या प्रोविजंस होंगे, इससे रिलेटेड एक थोड़ा सा आर्टिकल आया है, तो उसको भी हम देख लेंगे। अगली हमारी हाईलाइट है एम्ब्रेसिंग द फेमिनिन। जो एक केरला है, वहाँ पर केरला का जो कोट्टम जिला है वहाँ पर जो ये एक बहुत ही स्पेशल तरीके का, एक बहुत ही अलग तरीके का एक रिचुअल, एक फेस्टिवल मनाया जाता है। तो देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर लड़के जो हैं वो महिलाओं की तरह पूरा ड्रेसअप होके, साड़ी पहन करके, गजरा वगैरह लगा करके वो एक मंदिर में जाते हैं। तो ये एक अलग यूनिक तरीके का फेस्टिवल है। आर्ट एंड कल्चर के लिहाज से आपसे प्रश्न बन सकता है, तो हम इसको देखेंगे। अगली जो हमारी हाईलाइट है 250 रेस्क्यूड फ्रॉम साइबर फ्रॉड सेंटर्स अब्रॉड। देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने कुछ बताया है कि जो 250 यानी कि 250 जो लोग हैं जो कंबोडिया में थे इंडिया के, उनको अभी रेस्क्यू किया गया है। और कैसे रेस्क्यू किया गया है, वो ऐसे लोग हैं जिनको क्या है कंबोडिया में ले जा करके फोर्सफुली साइबर अटैक से रिलेटेड क्षेत्रों में काम कराया जा रहा है। यानी कि उनसे क्या करवाया जा रहा है, फ्रॉड जो स्कीम्स होती हैं उनमें उनको फोर्सफुली काम कराया जा रहा है। तो ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड और इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड एक मुद्दा है जो कि आपके जीएस पेपर 3 से रिलेट करेगा, तो इसको देखेंगे हम। अगली हमारी हाईलाइट क्या है, मैनी कंट्रीज येट टू फुली इम्प्लीमेंट स्टेप टू प्रिवेंट मिसयूज़ ऑफ वर्चुअल असेट्स। देखिए FATF ने बात की है वर्चुअल असेट्स, जो क्रिप्टो करेंसी वगैरह होता है, डिजिटल करेंसी आज के दौर में बहुत ज़्यादा उसका यूज़ बढ़ गया है। तो उसको रेगुलेट करने के लिए और उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं उसके बारे में FATF ने कुछ बात की है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में सबको पता होता है, तो इन्होंने क्या बात की है उसको भी देखेंगे। साथ के साथ में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की थोड़ी सी हम हिस्ट्री देखेंगे, क्योंकि आपसे PT में प्रीलिम्स में जो भी आप आने वाला है UPSC प्रीलिम्स, उसमें क्या है आपसे इस तरीके के फैक्ट पूछे जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। और FATF हर साल जो है मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड अपना जो रिपोर्ट निकालती है, तो इसलिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो देखेंगे उसको, चर्चा करेंगे उसके ऊपर। अगली हमारी हाईलाइट क्या है, व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट हाई अमॉन्ग द यूथ। देखिए ये जो न्यूज़ है वो बहुत दिनों से चल रही है और हमने ऑलमोस्ट सारे कवर्स कर लिए हैं, सारे आंकड़े, सारे फैक्ट को, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं कि क्या रीज़न है इंडिया में कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है। तो उसके बारे में भी 2-3 हमें एक अलग पॉइंट देखने को मिलेगा जो हम अपने आर्टिकल्स, जो हम अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो इस एडिटोरियल को थोड़ा सा हम देख लेंगे। ये आपके जीएस पेपर 1 वाले सोसाइटी वाले एरिया में भी जुड़ेगा कि इंडिया में क्या स्थिति है। साथ के साथ में ये आपके जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी वाले सेक्टर से जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है और ये इकोनॉमी को अफेक्ट करता है। अगली हमारी हाईलाइट है विल ग्लोबल फॉरेस्ट एक्सपेंशन हिट ट्राइबल। ये बहुत ही एक अच्छा आर्टिकल आया हुआ है जो कि ग्लोबल फॉरेस्ट के बारे में बात करता है और साथ के साथ इंडिया के रिस्पेक्ट में भी बात करता है कि जो गवर्नमेंट जो है जो भी फॉरेस्ट पॉलिसीज़ बना रही है और अभी क्या कर रही है, वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज़ हैं वहाँ पर जो आप देखा होगा पार्क वगैरह बन जाते हैं जहाँ पर सफारी वगैरह जैसी चीज़ें होती हैं। तो इसकी वजह से वहाँ पे जो लोकल ट्राइब्स जो रह रहे हैं, जो कि फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है या उस फॉरेस्ट में ही रह रहे हैं, उनके ऊपर
ऊपर क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में ये एडिटोरियल बात करता है। बहुत अच्छा एडिटोरियल है, तो इसको हम अच्छे से देखेंगे। अगली जो हमारी एक छोटी सी न्यूज़ है, दिल्ली बार काउंसिल लीडर्स फ्ले क्रिमिनल लॉज। देखिए अभी जो हमने 3 जो हमारे पहले से चलने वाले जो लॉज थे, भारतीय दंड संहिता थी, आईपीसी वगैरह थी, उसमें हमने चेंज किया, उनके नामों में भी बदलाव किया, साथ के साथ उसमें जो भी कानून थे उनमें भी हमने बदलाव किए, जो कि आपके सिटीजनशिप क्रिमिनल वाला जो हो गया आपका, या फिर आपका आईपीसी कह लीजिए, जो भारतीय दंड संहिता थी, इन सब में हमने चेंज किया और नए हमने क्या किए, 3 नए कानून बनाए। तो लेकिन दिल्ली बार काउंसिल का एक कंसर्न आया है कि इसमें कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं इस नए एक्ट में या नए कानूनों में जो कि क्या करते हैं, बिल्कुल सही तरीके से फुलफिल नहीं करते हैं क्राइटेरिया को। साथ के साथ में कुछ ऐसे प्रोविजंस उसमें किए गए हैं जिसकी वजह से पुलिस को एक तरीके से एकाधिकार मिल जाएगा और एक गुंडा राज वाली स्थिति आ जाएगी। तो ये कंसर्न को रेस करते हुए दिल्ली काउंसिल बार काउंसिल ने बोला है कि अभी फ़िलहाल इन जो तीनों भारतीय न्याय संहिता वगैरह जो भी हमने 3 संहिताएं बनाई हैं, जो भी क्रिमिनल प्रोसीजर्स को हैंडल करने के लिए, उसको अभी इम्प्लीमेंट ना किया जाए, उस पर और थोड़ी रिसर्च की जाए, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट की जाए। ये बात की है दिल्ली बार काउंसिल ने। तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, सामाजिक न्याय से ये मुद्दा आपका जुड़ता है। तो जीएस पेपर 2 में आपका जो सोशल जस्टिस वाला टॉपिक है वहाँ पर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। चलिए सबसे पहले अब शुरू कर लेते हैं आज की हमारी इम्पॉर्टेंट चर्चा को। क्या है ये, भारत रत्न दिया गया है। टोटल 5 लोगों को इस बार भारत रत्न दिया जा रहा है। टोटल 5 लोगों में से जो 4 लोग हैं वो क्या है, मरणोपरांत उनको दिया जा रहा है, और एक जो लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं उनको क्या है, भारत रत्न मिल रहा है। ये एकमात्र अभी फिलहाल इस साल जीवित व्यक्ति हैं जिनको क्या मिल रहा है, भारत रत्न मिल रहा है। तो टोटल 5 लोगों को दिया जा रहा है। कौन दे रहा है, तो द्रौपदी मुर्मू जो हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं उनके द्वारा ये पूरा प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, तो ये पूरी न्यूज़ है। इसमें हम बात करेंगे कि किन 5 लोगों को दिया जा रहा है। तो एक आपके कर्पूरी ठाकुर जी हैं जो कि बिहार की पॉलिटिक्स से बिलोंग करते हैं। साथ के साथ यूपी के जो पूर्व सीएम रह चुके हैं चौधरी चरण सिंह जी, किसानों के लिए बहुत ही उन्होंने काम किया था, तो चौधरी चरण सिंह दूसरे व्यक्ति हैं। तीसरा जो पीवी नरसिम्हा राव, जिनके वजह से 1990 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे इंडिया में, उदारीकरण वाली जो चीज़ें शुरू हुई थी, ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हुआ था और इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था, तो पीवी नरसिम्हा राव को ये दिया जा रहा है। साथ के साथ लाल कृष्ण आडवाणी जी को तो दिया ही जा रहा है। और एमएस स्वामीनाथन जी, जिस सबको पता होगा कि अभी रिसेंट 2023 में उनकी डेथ हुई है सितंबर अक्टूबर के मंथ में। तो और एमएस स्वामीनाथन जी क्या है, एक तो उन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान किया है हमारे इंडियन जो एग्रीकल्चर सेक्टर में, साथ के साथ उनको हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो इन 5 लोगों को इस बार क्या है, भारत रत्न दिया जा रहा है। तो आपसे ये क्वेश्चन वन डे अगर एग्ज़ाम है तब तो ये नाम पूछ लिया जाएगा कि किन व्यक्तियों को यहाँ पर भारत रत्न दिया गया, लेकिन अगर ये यूपीएससी के लेवल पे अगर आपसे प्रश्न बनेगा तो वन डे एग्ज़ाम से थोड़ा एडवांस होकर के आपसे इन सभी व्यक्तियों के बारे में जो है हिस्ट्री पूछ ली जाएगी, है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी पर्सनालिटीज़ हैं जिनको इस बार दिया जा रहा है भारत रत्न, उनके हम थोड़ी सी हिस्ट्री और थोड़ा उनका कंट्रीब्यूशन देखेंगे कि उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को या इंडियन हिस्ट्री में क्या कंट्रीब्यूट किया है। तो सबसे पहले नाम आता है कर्पूरी ठाकुर जी का। ये इनकी पिक्चर है। कर्पूरी ठाकुर जी को इस साल भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है 2024 का। और ये क्या है, तो ये एक जननायक के रूप में बिहार में बहुत फेमस हैं। 1971 से लेकर के 79 तक ये 2 बार बिहार के सीएम रहे हैं। तो सबसे पहली बात यही से आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक के रूप में माना जाता है बिहार गवर्नमेंट बिहार में, और साथ के साथ इन्होंने 1970, 71 और 77 से 79 यानी कि 2 बार इन्होंने बिहार के सीएम के रूप में क्या किया है, काम किया है। बिहार के ये 11वें मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर जी, इनको याद रखिएगा। और इनका एक बहुत बड़ा योगदान है ओबीसी आरक्षण को लेकर के। एक मुंगेरी लाल कमीशन आया था बिहार में जो कि ओबीसी आरक्षण की बात करता था, और इन्हीं के समय में, इन्हीं के टाइम ड्यूरेशन में क्या हुआ था, वो मुंगेरी लाल कमीशन को क्या किया गया था, लागू किया गया था, उनकी सिफारिशों को माना गया था और ओबीसी के लिए आरक्षण शुरू किया गया था कर्पूरी ठाकुर जी के द्वारा। तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल है इनका। साथ के साथ में जो 26% का आरक्षण जो है इन्होंने दिया था उस समय में 1978-79 के आसपास में, जब ये पूरा आयोग आया था, ओबीसी आरक्षण की बात हुई थी, तब 26% का बिहार में आरक्षण दिया जाता था। और ये काम किसने किया था, तो कर्पूरी ठाकुर जी ने किया था, और ये तब क्या थे, वहाँ के सीएम थे। तो ये हुई कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में थोड़ी सी नॉलेज जो कि पता होना चाहिए। मुंगेरी लाल आयोग का पता होना चाहिए आपको। साथ के साथ में वो बिहार के 11वें सीएम थे। अब चलते हैं हमारे अगले पर्सन के ईयर। ये क्या है,
इनका नाम है एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन के नाम से आप और हम जानते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम क्या है? मनकोम्बू संबाशिवन। तो मनकोम्बू संबाशिवन यानी कि एम एस स्वामीनाथन। ये क्या है आप सभी को पता होगा, जो भी तैयारी कर रहे हैं नहीं भी कर रहे हैं उनको भी मालूम होगा कि जब 1969 के आसपास में जब इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे क्या हुआ था, हमारे यहाँ हरित क्रांति के ऊपर में फोकस करना शुरू किया गया था। और जो इंटरनेशनल लेवल पे नॉर्मन बोरलॉग जी थे जिन्होंने कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या किया था, हरित क्रांति लेकर आए थे। उच्च किस्म के बीजों का यूज़ करके क्या हुआ था, हमने उपज बढ़ाने का काम किया था। तो वो काम को इंडिया में लागू करने के लिए सब योगदान दिया जाता है एम एस स्वामीनाथन जी को। एम एस स्वामीनाथन जी भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। इनकी वजह से ही उच्च किस्म की बीजों का यूज़ करके क्या हुआ था, पंजाब हरियाणा जैसे रीजन में बहुत बड़े लेवल पे चावल गेहूँ वगैरह उगाई गई थी। उस समय में ये हमारी नीड भी थी, क्योंकि जो इंडिया था वो कहीं ना कहीं अनाज की कमी से जूझ रहा था, और उस समय में ये क्रांति एक बहुत बड़ी क्रांति थी। तो एम एस स्वामीनाथन जी को कृषि के मामले में जाना जाता है। ये हरित क्रांति के जनक तो हैं ही, साथ के साथ जो एमएसपी वाला पूरा कॉन्सेप्ट है कि किसानों को एक उचित मूल्य मिलना चाहिए, ये भी कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं स्वामीनाथन जी से ही इंस्पायर्ड है। तो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में और भारत में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। इनका पिछले साल ही निधन हुआ है और इस साल इनको भारत रत्न दिया जा रहा है, मरणोपरांत इनको भारत रत्न दिया जा रहा है। तो ये हुई इनके बारे में कुछ न्यूज़। कुछ अन्य भी फैक्ट हैं, क्योंकि इनको बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह मिले हुए हैं, तो इनसे आपसे प्रश्न बन सकता है। और आजकल थोड़ा सा टफर साइड में जा कर के सन वगैरह पूछ लिया जाता है कि किस सन में, स्टेटमेंट में ही वो क्वेश्चन होता है कि किस सन में कौन सा अवार्ड, कौन सा पुरस्कार मिला। तो हम देख लेते हैं, इनको 1961 में मिला था शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। तो एम एस स्वामीनाथन जी को 1961 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला। 1971 में इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। 1986 में इनको अल्बर्ट आइंस्टाइन पुरस्कार मिला। तो 61 में शांति स्वरूप, 71 में रेमन मैग्सेसे और 86 में उनको मिला अल्बर्ट आइंस्टाइन। भारत के रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो भारत के रिस्पेक्ट में जो बड़े सम्मान हैं, 3 अन्य बड़े सम्मान जो कि अभी इनको भारत रत्न मिला है, उसके पहले जो पद्मश्री, पद्म विभूषण, इन सब से भी ये सम्मानित हो चुके हैं। पद्मश्री इनको मिला था 1967 में, पद्म भूषण इनको मिला है 1972 में और पद्म विभूषण इनको मिला है 1989 में। तो ये भी याद रखने वाली बात है कि इनको भारत के जो 4 सर्वोच्च सम्मान हैं, भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण का नंबर है, उसके बाद में पद्म भूषण होता है और सबसे छोटा जो होता है वो पद्मश्री होता है। तो ये चारों के चारों उनको पद जो है या पुरस्कार जो हैं वो मिले हुए हैं एम एस स्वामीनाथन जी को। सन याद रखिएगा, 67 में पद्मश्री मिला है, 72 में पद्म भूषण मिला है, 89 में पद्म विभूषण मिला है और अभी 2024 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। ये हुए दूसरे व्यक्ति। अब चलते हैं हमारे तीसरे पर्सनालिटी की तरफ। इनका नाम है पीवी नरसिम्हा राव, सभी इनको जानते हैं। और 1990 का जो दशक था वहाँ पर भारत में एलपीजी रिफॉर्म लाने के लिए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण के और साथ के साथ में जो प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, वैश्वीकरण होना चाहिए, इसको लागू करने का श्रेय भारत में दिया जाता है पीवी नरसिम्हा राव जी को। इन्हीं के समय में मंडल कमीशन आया था, तो ये भी एक बात याद रखने वाली है। इन्हीं के समय में आरक्षण वाली बात जो है वो लागू हुई थी, मंडल कमीशन आया था पीवी नरसिम्हा राव जी के समय में। एलपीजी रिफॉर्म्स ने भारत को ग्लोबलाइज किया और साथ के साथ भारत को अन्य देशों के साथ जोड़ा और वहीं से कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म की भी शुरुआत हुई। तो जो पीवी नरसिम्हा राव जी हैं, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है इंडियन हिस्ट्री में और इस बार इनको मरणोपरांत क्या दिया जा रहा है, भारत रत्न दिया जा रहा है। इनके बारे में देख लेते हैं। इनका पूरा नाम क्या है, पामुलपर्थी वेंकट नरसिम्हा राव। पामुलपर्थी वेंकट नरसिम्हा राव इनका पूरा नाम है। 1991 से 96 तक ये क्या रहे, भारत के 9वें प्रधानमंत्री, यानी कि 9th नंबर के ये पीएम रहे भारत के। कब से कब तक, 1991 से लेकर के 1996 तक। तो 91 से 96 तक ये पीएम रहे भारत के। 1991 में ये एलपीजी रिफॉर्म लेकर के आए थे, ये सभी जानते हैं। और इनके समय में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हुआ था, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। पता होगा सभी को कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था वो पंचायती राज से रिलेटेड था और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था वो म्युनिसिपल, जो नगर पालिक निगम वगैरह होते हैं, उनसे रिलेटेड था। तो स्थानीय लेवल पे सरकार को लाने के लिए स्थानीय स्वशासन की नींव पीवी नरसिम्हा राव जी ने रखी, इसको भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो इन्हीं के समय में हुए।
इनकी एक बुक लिखी गई थी उन्होंने क्या किया था, हिंदी में अनुवाद किया था। इनकी तेलुगु उपन्यास का क्या नाम था, वेई पदगालू। तो कहीं आपसे ये प्रश्न बन सकता है, इस तरीके के ही फैक्ट पूछे जाते हैं। तो तेलुगु उपन्यास वेई पदगालू जो है ये पीवी नरसिम्हा राव जी का एक उपन्यास था जिसका अनुवाद सहस्रफ्रान प्रकाशित किया गया था। हिंदी अनुवाद था ये, और इसका तेलुगु वर्जन क्या था, वेई पदगालू। तो ये नाम और ये बुक का नाम याद रखिएगा, ये पीवी नरसिम्हा राव जी से रिलेटेड है और इस बार इनको क्या है, भारत रत्न दिया जा रहा है और मरणोपरांत इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अब आते हैं अगले व्यक्ति की तरफ जो एकमात्र इस साल के जीवित व्यक्ति हैं जिनको क्या दिया जा रहा है, भारत रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है, लाल कृष्ण आडवाणी जी। अब इनके बारे में अभी के जो लोग हैं वो सब जानते होंगे, क्योंकि आप जब पैदा हुए थे तभी इन्होंने क्या किया था, उस टाइम से ये राजनीति में है। साथ के साथ में बीजेपी में एक बहुत ही क्या कहना चाहिए, वरिष्ठ नेता के रूप में ये अपनी पोजीशन रखते हैं और इनको इस साल भारत रत्न दिया गया है। जो बाबरी मस्जिद वाला जो पूरा इंसिडेंट हुआ था, चाहे रामलला के लिए जो रथ यात्रा निकालने वाला जो भी काम था, वो इनके ही मार्गदर्शन में हुआ था। लाल कृष्ण आडवाणी जी को इस बारी क्या है, भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। एकमात्र जीवित व्यक्ति हैं जिनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। ये इनके बारे में हिस्ट्री क्या है कि ये भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री थे, यानी कि वाइस जो प्राइम मिनिस्टर बोलना चाहिए, ये भारत के 7वें जो उप प्रधानमंत्री थे। कब से कब तक, 1999 से लेकर के 2004 में, यानी कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी उस समय में ये भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के पद पर आसीन थे। और 1980 में अपनी स्थापना के बाद से सबसे लंबे समय तक ये भारतीय जनता पार्टी के क्या रहे, अध्यक्ष रहे। तो बीजेपी की जब स्थापना हुई तब से लेकर के सबसे लंबे समय तक बीजेपी के अध्यक्ष रहने वाले ये व्यक्ति हैं। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन बीजेपी पार्टी के लेकर के है, इसलिए इनको इस बार का जो भारत रत्न सम्मान है वो दिया जा रहा है। अगला हमारा जो पुरस्कार है वो किससे दिया जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं एक, चौधरी चरण सिंह जी। चौधरी चरण सिंह जी कौन थे, भारत के ये 5वें प्रधानमंत्री थे, साथ के साथ में यूपी के ये सीएम भी रह चुके हैं। तो पूर्व सीएम रह चुके हैं चौधरी चरण सिंह जी। इनको किसान नेता के रूप में जाना जाता है, किसानों के लिए बहुत काम किया इन्होंने। 1992 में ये कृषि मंत्री के 1952 में ये कृषि मंत्री के रूप में थे और साथ के साथ में जमींदारी प्रथा को ख़त्म करने में इनका बहुत बड़ा ही योगदान है। तो चौधरी चरण सिंह जी को इस बार 5वें व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। इनको भी क्या है, मरणोपरांत ये दिया गया है। और ये जनरली क्या है, अहिंसा के पुजारी हैं और ये क्या करते हैं, महात्मा गांधी की फिलॉसफी पे ये चलते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति। तो ये हुए कुछ 4-5 व्यक्ति जिनको इस साल भारत रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है। अब थोड़ी सी हिस्ट्री भारत रत्न के बारे में 1-2 फैक्ट जान लेते हैं जिससे प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में। तो ये क्या है, भारत रत्न देने का जो प्रोविज़न है वो अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही दिया जा सकता है। पहली बात तो ये 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1954 में भारत रत्न दिए जाने की शुरुआत हुई थी और जब इनकी शुरुआत हुई तब तक प्रोविज़न ये था कि 1 साल में केवल 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। लेकिन ये रिकॉर्ड टूट गया 1999 में। 1999 में 4 लोगों को जो है वो भारत रत्न प्रदान किया गया। तो इन 4 लोगों के नाम याद रखिएगा, अमर्त्य सेन, गोपीनाथ बोरदोलई, रविशंकर और जयप्रकाश नारायण। तो ये 4 व्यक्ति थे 1999 में जिनको भारत रत्न दिया गया। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो गए, क्योंकि पहले सिर्फ 3 लोगों को देने का प्रोविज़न था और 1999 में ये रिकॉर्ड टूट गया और इन 4 लोगों को भारत रत्न दिया गया। इस बार भी रिकॉर्ड टूटा है और टोटल 5 लोगों को भारत रत्न प्रदान किया गया है। तो ये हुई कुछ फैक्ट। साथ के साथ में ये याद रखिएगा कि भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले जो दिया गया था वो राजगोपालाचारी जी को दिया गया था 1994 में। उनके साथ साथ जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे और वैज्ञानिक सीवी रमन, इन 3 व्यक्तियों को सबसे पहले 1994 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ से एक टॉपिक और पूरा आपकी होलिस्टिक तैयारी। अब इसको यहाँ इसके अलावा आपको कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो भी न्यूज़ थी जिन लोगों को मिल रहा है और जो उनकी हिस्ट्री है वो सारी चीज़ें हमने इसको क्या की, यहाँ पर कवर कर ली। चलिए अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। ये जो टॉपिक है हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, इसलिए हम उसके बहुत ज़्यादा बैक में हिस्ट्री में नहीं जाएंगे। इसके लिए मेरा एक सेपरेट अलग से वीडियो भी है CAA के ऊपर में। फिलहाल हम यहाँ पर क्यों इसको डिस्कस कर रहे हैं, CAA रूल साइलेंट ऑन फेट ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेशन। एक जो तृणमूल कांग्रेस की एक जो मंत्री हैं, नेता हैं, उन्होंने एक कंसर्न रेज़ किया है क्योंकि वो खुद भी एक बांग्लादेशी शरणार्थी के रूप में आई थी और अभी तो वो इस्टेब्लिश्ड हैं, भारत की सिटीजन है। तो उन्होंने एक कंसर्न रेज किया है और बोला है कि CAA में जो अगर रिजेक्शन हो जाएगा एप्लीकेशंस का तो उसके बाद क्या प्रोविज़न होंगे, उसके बारे में कोई बात नहीं की गई है। तो ये भी एक नया कंसर्न निकल के आ रहा है। अगर आपसे CAA के रिगार्डिंग पूछा जाए कि उसकी क्या चुनौतियाँ या क्या मुद्दे हैं, तो उसमें आप इस चीज़ को भी कोट कर सकते हैं कि पहली बात हमने ये की है कि
जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो क्या होगा, लोकल लेवल पे किसी भी पुजारी के थ्रू इसको हम क्या कर सकते हैं, अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं कि हम किस समुदाय से हैं। ये जो पूरा टॉपिक है ये आपको जीएस पेपर 2 पॉलिटी से रिलेट करना है। तो लोकल लेवल पे किसी भी पुजारी से हम सर्टिफिकेट ले सकते हैं, जो शरणार्थी हैं वो सर्टिफिकेट ले सकते हैं, ये बात हो गई। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कमेटी बैठेगी वो चेक करेगी कि उनका डॉक्यूमेंटेशन सही है या नहीं है। अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन में ये चीज़ें लगती हैं उनको, कमिश्नर को, कि ये डॉक्यूमेंट सही नहीं है और अगर उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो फिर उनके लिए क्या वे फॉरवर्ड है और उन व्यक्तियों का फिर क्या होगा जो कि दूसरे 3 देशों से आए हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हैं, तो उन लोगों का क्या होगा, इसके बारे में कोई बात नहीं की गई है सीएए के अंदर। तो ये पूरा कंसर्न जो है वो रेस किया है। तो यहाँ पर हम इसको इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं सो दैट आपको एक नया पॉइंट मिले अगर आपको अपने आंसर में इस चीज़ को कोट करना है। चलिए अब अगला ये जो टॉपिक है ये आपके जीएस पेपर 1 में भी रिलेट करेगा, साथ के साथ में सोसाइटी वाले क्षेत्र में आपको रिलेट करेगा, और जीएस पेपर 1 में ही आर्ट एंड कल्चर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर भी ये रिलेट करेगा। क्यों? क्योंकि ये मुद्दा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्यों है? आर्ट एंड कल्चर के लिहाज से भी इंटरेस्टिंग है और सामाजिक आप देखेंगे, अगर समाज के लिहाज से देखेंगे तो भी एक बहुत यूनिक तरीके का कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? एम्ब्रेसिंग द फेमिनाइन। ये जो केरल का एक डिस्ट्रिक्ट है, केरल के जो कोल्लम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये इस तरीके का रिचुअल किया जाता है, जहाँ पर ये जो बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, उनको क्या किया जाता है, पूरा वो महिलाओं की तरह, लड़कियों की तरह वेल ड्रेस्ड होते हैं, गजरा साड़ी जो भी उनके वहाँ पर महिलाएं पहनती हैं वो सारी चीज़ें ये वेल ड्रेस्ड होकर के, जो एक मंदिर है वहाँ पर कोट्टाकुलंगरा श्री भगवती टेम्पल है वहाँ पर कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में। भगवती टेम्पल में ये लोग जाते हैं, 2 दिवसीय इनका फेस्टिवल होता है, 2 दिन का ये फेस्टिवल होता है और इसमें ये क्या करते हैं, वहाँ पर देवी दुर्गा की जो है पूजा करते हैं। तो ये आर्ट एंड कल्चर के लिहाज से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। साथ के साथ में इसके पीछे की थीम क्या है, ये जो है पूरा का पूरा नारीवाद को प्रमोट करने का काम करता है। तो एक बहुत ही अच्छा सोशल मैसेज दिया जा रहा है समाज को। साथ के साथ में इसमें जो बड़े लेवल पर जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है वो भी इसमें बहुत पार्टिसिपेट करती है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा रिचुअल है जो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर आप फेमिनिज्म की बात करते हैं इंडिया में तो ये चीज़ें आप एग्जाम्पल अपने आंसर में कोट कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इसको डिस्कस किया है कि ट्रांसजेंडर ग्रुप को भी अगर इस तरीके से मान्यता दी जा रही है, इट मीन्स कि समाज में उनका एक सम्मान बढ़ेगा, एक सम्मानजनक तरीके से उनको देखा जाएगा। तो ये जो पूरा एक कॉन्सेप्ट है बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। ये कहाँ पर फॉलो होता है? केरला में फॉलो होता है। इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है कि कुछ चरवाहा कम्युनिटी के बच्चे थे जो कि गए एक जगह पे, एक पत्थर पे उन्होंने नारियल फोड़ा, नारियल फोड़ने से उसमें ब्लीडिंग होने लगी। तो फिर वहाँ के जो पुजारी वगैरह थे उन्होंने बोला कि यहाँ पर एक मंदिर बना दो। मंदिर बनाने के बाद से तब से ये रिचुअल फॉलो किया जा रहा है और ये क्या है, फेमिनिज्म को प्रमोट करता है। साथ के साथ में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी बहुत बड़े लेवल पे इसमें पार्टिसिपेट करती है। तो ये एक बहुत ही यूनिक लेवल का क्या है, फेस्टिवल है। इसमें लड़के जो हैं इस तरीके से वेल ड्रेस्ड अप होके ये 5 जो बत्तियों वाले जो एक दिया होता है उसको लेकर के वो टेंपल में जाते हैं। 2 दिन की इनकी पूरी पूजा होती है, देवी दुर्गा के लिए ये पूरी पूजा की जाती है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी। अब चलते हैं अगले हमारे टॉपिक की तरफ। ये भी आर्ट एंड कल्चर जीएस पेपर 1 से रिलेटेड है। साथ के साथ प्रीलिम्स में आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आर्ट एंड कल्चर के लिहाज से जो बिहू है वो बहुत ही फेमस है। आपने प्रीवियस ईयर में देखा होगा, बिहू के बारे में कई बारी पूछा गया है। तो बिहू जो है वो असम में मनाया जाने वाला एक फेस्टिवल है और ये जो नव वर्ष होता है वो एक तरीके का ये नव वर्ष है। तो असम का नव वर्ष बोल लीजिए। ऐसे ही कई सारे नव वर्ष मनाए जाते हैं, जैसे कि अभी गुड़ी पड़वा आएगा महाराष्ट्र में, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। जो बंगाल होता है वहाँ पर जो वैशाख करके मनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, पोंगल वगैरह मनाया जाता है। ये सब क्या है, ये सारे जो फेस्टिवल्स होते हैं वो जब फसलों की कटाई होती है तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए, साथ के साथ में जो हिंदू नव वर्ष होता है जो अभी शुरू हो जाएगा चैत्र माह से, तो हिंदू नव वर्ष को सेलिब्रेट करने के लिए भी ये सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। ये जो इस बार बिहू है वो कहाँ 13 से 14 जो अप्रैल होता है उसमें मनाया जाता है। तो अभी फ़िलहाल उसके लिए क्या हो रहा है, एक तरीके से ट्रायल हो रहा है और डांस वगैरह परफॉर्म किए जाते हैं इसमें। तो हम ये आर्ट एंड कल्चर के लिहाज से इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेंगे क्योंकि हमारे प्रश्न वहीं से बनते हैं। तो देखा जाएगा क्या है असम बिहू। तो एक तो बात ये है कि ये जो असम है वहाँ पर एक बार नहीं मनाया जाता, साल में 3 बार बिहू का फेस्टिवल मनाया जाता है असम में। साल में 3 बार, कब कब, तीनों के अलग अलग नाम है। पहला तो है रोंगाली या बुहाग बिहू। ये कब मनाया जाता है, ये अप्रैल में मनाया जाता है। तो नाम याद रखिएगा। मंथ आपको
कनेक्ट करने के लिए या मैच करने के लिए दे सकता है। तो असम में ये 3 प्रकार के वो जो बिहू हैं वो मनाए जाते हैं 3 बारी। पहला है रोंगाली या फिर बोहाग बिहू अप्रैल में, जो कि अभी रिसेंट आने वाला है, 13 से 14 अप्रैल को इसको मनाया जाएगा, रोंगाली या बोहाग बिहू। दूसरा होता है कोगाली या कटी बिहू, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अक्टूबर में, कोगाली या कटी बिहू। और तीसरा होता है भोगाली या फिर माघ बिहू, ये मनाया जाता है जनवरी में। तो ये सब फसलों की कटाई से रिलेटेड है, साथ के साथ नववर्ष वगैरह आते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, रोगाली या बोहाग बिहू, साथ के साथ कोगाली या कटी बिहू जो अक्टूबर में मनाया जाता है, भोगाली या माघ बिहू जो कि जनवरी में मनाया जाता है। ये जो है वो असम में बिहू के रिलेटेड है। मैंने पहले ही बताया कि ये असमिया नववर्ष है और वसंत अभी जो ऋतु चल रही है, जो है ऑटम का सीज़न चल रहा है, तो वसंत त्यौहार में इसको मनाया जाता है, वसंत ऋतु के समय में। साथ के साथ में ये जो सिख नववर्ष का जो बैसाखी आती है उससे भी एक तरीके से मेल खाता है। साथ के साथ में महाराष्ट्र में जो गुड़ी पर्व वगैरह मनाई जाती है उस तरीके का ये फेस्टिवल है, अलग अलग क्षेत्रों में मनाया जाता है। और जो हिंदू नववर्ष का हिंदू कैलेंडर जो होता है उसमें जो पहला दिन होता है, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो पहली तारीख होती है उसको भारतीय नववर्ष माना जाता है और उस दिन इसको परफॉर्म किया जाता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मूगा रेशम का पहना हुआ पोशाक होता है। तो जो आपको पिक्चर में ये महिलाएं पोशाक पहने हुई देख रही हैं, ये क्या है? मूगा रेशम से बनी हुई है। और मूगा रेशम, टसर, ईरी, ये सब आपके प्रीलिम्स के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं उसके बैकग्राउंड में जा करके उससे रिलेट करके जो भी चीज़ें हो सकती है उसके बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। तो ये रहा कुछ आपके आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड टॉपिक। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। अगला जो हमारा न्यूज़ है वो क्या है? 250 रेस्क्यूड फ्रॉम साइबर फ्रॉड सेंटर्स अब्रॉड। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उनका एक कंसर्न आया है। ये पूरा पेपर आप GS 3 में जो इंटरनल सिक्योरिटी वाला जो एरिया है या टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक वाला जो एरिया है वहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं? रिलेट कर सकते हैं। तो अभी बात की गई है जैसे कि हम टेक्नोलॉजी के ज़माने में है, AI का ज़माना है, इतना ज़्यादा ऑनलाइन चीज़ों का यूज़ हो रहा है। साथ के साथ में इसके फ़ायदे तो हैं लेकिन इसका नुकसान भी ये होता है कि जो ऑनलाइन फ्रॉड है, साइबर फ्रॉड है, वो भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, स्कैम वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी से रिलेटेड एक नया मुद्दा आया हुआ है। कंबोडिया से हमारे इंडियन 250 ऐसे इंडियन हैं जिनको अभी रेस्क्यू किया गया है। और कंबोडिया, म्यांमार, इन सारी जगहों पर इनको क्या किया जाता है? जॉब देने के लालच में लेकर के जाया जाता है और वहाँ पे क्या किया जाता है? इनको फोर्सफुली साइबर अटैक का काम करवाया जाता है। मतलब इनको इलीगल काम करने के लिए वहाँ पे क्या किया जाता है? फोर्स किया जाता है। ये सभी लोग जो होते हैं वो कहीं ना कहीं IT सेक्टर से रिलेटेड होते हैं। इनको ये लुभावना दे के भेजा जाता है या ले जाया जाता है कि ये जो IT सेक्टर में इनको काम मिलेगा, लेकिन क्या होता है? उनको इस तरीके के इलीगल काम में शामिल कर लिया जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और जो कंबोडिया की गवर्नमेंट है वो दोनों मिल करके इस दिशा में काम कर रहे हैं। और साथ में इसमें ये भी बात की गई है कि हर दिन जो होता है लगभग 2000 ऐसे कॉल्स आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास में, जिनमें उन लोगों ने इन सारी तरीक़ों की बात की होती है कि हम यहाँ पर फोर्सफुली इस काम में इन्वॉल्व कराए गए हैं। तो एक छोटा सा आपका साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एक इशू है। साथ के साथ में जनवरी दिस ईयर में भारत ने इसको ठीक करने के लिए क्या काम किया था? इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया था। तो भारत में एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है I4C। I4C क्या करता है? इस तरीके के साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड मामले को देखता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो IC4 जो है ये IC4 होगा। इसको क्या है? इंडिया में साइबर क्राइम से रिलेटेड सारी चीज़ें देखने के लिए बनाया गया है। और उसने भी ये इशू जो है वो क्या किया है? रेस किया है कि इन मुद्दों को टैकल करना ज़रूरी है। तो यहाँ से आपको एक पॉइंट मिल गया जिसको आप अपने आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हैं। IC4 क्या है? इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है जो कि इंडिया में साइबर क्राइम से रिलेटेड चीज़ें देखता है। और अभी वहाँ पर एक नया इशू निकल करके आया है। इसमें बात की गई है कि हम क्या करेंगे? जो कंबोडिया की गवर्नमेंट के साथ में मिलकर के काम करेंगे। ये मेनली इशू कहाँ है? कंबोडिया और म्यांमार वाला जो एरिया है वहाँ पर इस तरीके का इशू रेज हो रहा है। और इसमें बात की गई है कि ओवर द पास्ट ईयर पुलिस इन सेवरल इंडियन स्टेट जैसे कि ओडिशा हुआ, केरला हुआ, पंजाब हुआ, यहाँ पर क्या हो रहा है? इस तरीके के केसेस बहुत ज़्यादा राइज हो रहे हैं। तो ये पूरा एक आर्टिकल था साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जिसमें ये सारी बातें की गई थी।
अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक जो है वो FATF यानी कि जो आपका इकोनॉमी वाला सेक्टर है GS पेपर 3 में, उससे भी रिलेटेड है। साथ के साथ में क्योंकि ये वर्चुअल एसेट्स की बात करता है, क्रिप्टो करेंसी की बात करता है, साथ के साथ में ये ऑर्गेनाइजेशन वाला जो एरिया होता है, GS पेपर 2 में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से प्रश्न बनते हैं, तो FATF के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हम पहले टॉपिक देख लेते हैं। टॉपिक क्या है? Many countries yet to fully implemented steps to prevent misuse of वर्चुअल असेट। देखिए क्रिप्टो करेंसी वगैरह क्या है, हाल के दिनों में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? एक तरीके की डिजिटल करेंसी होती है, जिसके लिए क्या होता है, एक अलग से लेज़र अकाउंट बनता है जो कि डिजिटली होता है। इसमें जो भी पैसे होते हैं वो आपके कागज़ के फॉर्म में नहीं होते हैं ना, वो हार्ड कॉपी में नहीं होते, वो क्या एक सॉफ्ट मनी होती है जो कि डिजिटली आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि अगर हम गूगल प्ले, अमेज़ॉन प्ले वगैरह चलाते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें कुछ रिवॉर्ड मिलता है। वो रिवॉर्ड क्या होता है, हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन वो हमारे अकाउंट में शो होता है कि आपके पास ये रिवॉर्ड है। बिल्कुल उसी तरीके का एक कॉन्सेप्ट होता है क्रिप्टो करेंसी का। और इसी टाइप के और भी चीज़ें चलती हैं जिसको बोला जाता है वर्चुअल असेट्स। तो वर्चुअल असेट्स क्या होते हैं? आभासी होते हैं। असेट यानी क्या होता है? परिसंपत्तियाँ, और वर्चुअल यानी कि आभासी, जो क्या है वर्चुअली है, सामने वास्तविक रूप से नहीं दिख रही हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं एक अस्तित्व है, एक एग्जिस्टेंस है। तो उससे रिलेटेड एक पूरा मुद्दा आया हुआ है जिसमें FATF ने बात की है कि इन सब चीज़ों को क्या करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इनको रेगुलेट नहीं किया जाए तो यही कारण बनते हैं मनी लॉन्ड्रिंग का, धन शोधन का। लोग क्या करते हैं, इलीगल तरीके से इनमें ट्रेड करते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ में अभी इसके रिगार्डिंग कोई भी रेगुलेशन नहीं है। हमारे यहाँ इंडिया में RBI ने रेगुलेशन बनाने के काम शुरू की थी गवर्नमेंट ने, लेकिन फिर उसको कोर्ट ने इंटरवीन किया, उसको रोक दिया गया। फिलहाल इंडिया में ये है कि अगर वर्चुअल करेंसी के थ्रू या क्रिप्टो करेंसी के थ्रू कोई भी व्यापार होता है तो उसमें 30% का टैक्स दिया जाना चाहिए। ये मैंडेटरी किया हुआ है इंडियन गवर्नमेंट ने फिलहाल में। बाकी और कोई रेगुलेशंस के रिगार्डिंग इसमें कोई भी प्रोविजंस अभी नहीं है। इसमें यही बात की गई है, FATF क्या कर रही है, इस दिशा में काम कर रही है। FATF का एक वर्चुअल एसेट्स को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या किया है, सिस्टम बिठाने की बात की है, जिसमें FATF के जो 58 जो सदस्य हैं या नॉन मेंबर्स भी हैं जो इनके साथ मिलकर कोलैब करते हैं, वो सारे मिल करके इस दिशा में काम करेंगे। ऐसी बात, ऐसा कंसर्न जो है FATF ने जो है रेस किया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या है वर्चुअल एसेट, उसके बाद हम देख लेंगे कि FATF क्या है और वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैंने वर्चुअल एसेट के बारे में बताया, उसमें एक VASP है जो वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर है। तो FATF ने इसको कैसे परिभाषित किया हुआ है कि ये एक ऐसा व्यवसाय है जो क्या करता है, अपने ग्राहकों की ओर से निम्नलिखित में से एक या अधिक काम करता है। जैसे कि या तो वो वर्चुअल एसेट्स और फिएट मुद्राओं के बीच में विनियमन करता है, या फिर क्या करता है, आभासी परिसंपत्तियों के एक या अधिक रूपों के बीच में आदान प्रदान करता है। तो ऐसे टाइप के काम जो कि वर्चुअली हो रहे हैं, वर्चुअल लेन देन हो रहा है, चाहे वो संपत्तियों का हो, चाहे वो कैश का हो, तो उसको क्या है FATF ने क्या किया है, VASP श्रेणी में रखा है, यानी कि वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर की कैटेगरी में लिखा है। और इसको क्या करती है, टाइम पे अब रेगुलेट करने की बात की जा रही है। कई एक दो कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी को वैलिडेट कर दिया है, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में अभी ये वैलिडेट नहीं हुआ है। फिलहाल इस पर 30% का टैक्स वसूला जाता है। अब हम देख लेते हैं FATF से रिलेटेड, क्योंकि FATF एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करती है जब वो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड अपना लिस्ट निकालती है, तो ब्लैक लिस्ट वगैरह निकालती है, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट निकालती है, जिसमें टाइम पे इन देशों को शामिल किया जाता है या फिर निकाला जाता है जो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं आतंकवाद को फंडिंग करते होते हैं। जिन देशों को आतंकवाद की फंडिंग ज़्यादा होती है, जैसा FATF अगर ऐसा सोचता है कि ये देश जैसे कि पाकिस्तान वगैरह है, ऐसा बोला जाता है कि वहाँ पर आतंकवाद फंडिंग ज़्यादा होती है, तो ऐसे देशों को क्या किया जाता है, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। अभी फिलहाल नॉर्थ कोरिया वगैरह जो हैं उनको भी FATF ने ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है। तो जो FATF है वो क्या है, एक इसका स्थापना कब हुई है, 1989 में इसकी स्थापना हुई है। जो G7 कंट्रीज़ थी उन्होंने मिलकर इसको स्थापित किया था 1989 में। ये काम क्या करता है, धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो पूरे काम देखता है, साथ के साथ आतंकवादी गतिविधियों में फंडिंग रोकने का काम क्या करता है, FATF करता है।
ये उन देशों के ऊपर सैंक्शन लगा देता है जिन देशों से ऐसी आशंका होती है कि वहाँ पर आतंकवादी गतिविधियों के लिए फंडिंग की जा रही है। तो FATF क्या करता है, मनी लॉन्ड्रिंग को साथ के साथ जो टेररिस्ट जो एक्टिविटीज़ होती है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। फिलहाल इसमें कितने सदस्य हैं, तो 39 सदस्य इसमें हैं। भारत जो है वो 2006 में पर्यवेक्षक के रूप में बना था और 2010 में क्या हुआ, FATF का पूर्ण सदस्य बन गया। तो फिलहाल भारत भी FATF का पूर्ण सदस्य है। इसी तरीके के प्रश्न आपके प्रीलिम्स में बनेंगे। जो भी टॉपिक हम डिस्कस करते हैं वो आपके अवेयरनेस के लिए होता है, उसके बैकग्राउंड में हिस्ट्री इसी तरीके से प्रश्न पूछी जाती है, चाहे आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए, अब जाके करंट को स्टैटिक से जोड़ करके इसी तरीके से आपको पढ़ना होता है। तो FATF में 39 मेंबर्स हैं, साथ के साथ दो क्षेत्रीय संगठन है इसमें, और बहुत सारे पर्यवेक्षक सदस्य भी हैं। ऐसा नहीं है कि केवल सदस्य स्थायी हैं, पर्यवेक्षक भी हैं जो टाइम टाइम पे बुलाए जाते हैं और ये इनकी मीटिंग वगैरह को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं या फिर मीटिंग को वो अटेंड करते हैं। भारत क्या है 2006 में इसका पर्यवेक्षक था, 2010 में इसने स्थायी सदस्य ले ली। अब जो FATF में केवल देश ही नहीं है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, कुछ बैंक वगैरह भी हैं जो कि पर्यवेक्षक के रूप में इसमें जुड़ी होती हैं, जो टाइम टाइम पे मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह से रिलेटेड काम देखती हैं, क्योंकि बैंक वगैरह का काम भी फंडिंग करना होता है, इसलिए FATF में वो भी शामिल हैं। तो पर्यवेक्षक का दर्जा किनको मिला हुआ है FATF में, तो ADB बैंक है जो कि एशियाई विकास बैंक है, साथ के साथ जो IMF है, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वो भी इसका पर्यवेक्षक सदस्य है। उसके बाद आप UNODC जो कि नशीली दवाओं और अपराध पर जो काम करता है वो भी इसमें है। आतंकवाद विरोधी समिति है, विश्व सीमा शुल्क संगठन है, साथ के साथ में IOSCO यानी कि प्रतिभूति आयोगों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरपोल, ये सारे जो देश या ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो क्या हैं, आपके FATF के सदस्य हैं। तो ये जो हमारी न्यूज़ थी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, फिर वर्चुअल एसेट से रिलेटेड, उसको हमने GS पेपर से लिंक किया और साथ के साथ हमने उसकी बैकग्राउंड देखी। अब चलते हैं, ये वाला जो आर्टिकल है हमने डिस्कस किया हुआ है बहुत बारी, लेकिन क्या है इसमें एक दो कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि इंडिया में कंसर्न क्यों है और इंडिया को वे फॉरवर्ड क्या करना चाहिए। बात क्या है, वाई इज़ अनएम्प्लॉयमेंट हाई अमॉन्ग द यूथ, जिस आर्टिकल में बात की गई है। जैसे कि सभी को पता है, पिछले 3-4 दिनों से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि ILO और IHD यानी कि इंस्टीट्यूशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इनने मिलकर के एक इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 जारी की है, जिसमें बताया गया है कि इंडिया में जो भी अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन है उसमें 83% क्या है, लगभग 83% जो है वो युवा है। तो बात की गई है इसमें, और वो भी ऐसे युवा हैं जो कि क्या है, पढ़े लिखे हैं, जो सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी एजुकेशन लिए लोग हैं वो ज़्यादा बेरोजगार है इंडिया में। ये पूरी रिपोर्ट बात करती है। अब इसमें बोला गया है कि व्हाट आर द की फाइंडिंग्स, तो इसमें बात की गई है इंडिया के रिलेटेड, बात की गई है कि जो वर्किंग एज पॉपुलेशन थी वो क्या हो गई, 15 से जो 59 ईयर्स की होती है उसको क्या कहते हैं, वर्किंग एज पॉपुलेशन। तो 15 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष तक के जो बीच का जो समूह होता है, एज ग्रुप होता है, इसको वर्किंग एज बोला जाता है। इसी एज में सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं। तो इसमें बात की गई है कि ये 2011 जो था उसमें 61% था, 2021 में आते 64 हुआ और ये रीच कर जाएगा 2036 तक 65%, यानी कि 2036 तक क्या होगा, लगभग 65% जो हैं वो लोग क्या होंगे, आ जाएंगे आपके वर्किंग एज ग्रुप में, यानी कि जो आ जाएंगे आपके किस में, 15 से लेकर के 59 एज ग्रुप में। तो 2036 तक क्या होगा कि 15 से 59 वर्ष के आयु ग्रुप वर्किंग पॉपुलेशन की जो परसेंट है वो कितनी हो जाएगी, 65% हो जाएगी। ये एक बड़ी बात है। अब कंसर्न का इशू ये है कि इतना बड़ा जो वर्किंग पॉपुलेशन का ग्रुप होगा, एक ग्रुप होगा जहाँ पर लोगों को इतनी ज़्यादा जॉब की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन उसका जो अभी रिपोर्ट आई है वो बताती है कि ग्रुप तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें अगर एम्प्लॉयमेंट और रोज़गार का रेशियो देखा जाए तो वो बहुत ही कम है। अगर रोज़गार भी इसी लेवल पे मिलता तो 83% युवा जो हैं वो बेरोजगार नहीं होते। दूसरी बात ये बोली गई है कि जो इसमें मेन और वुमेन का शेयर है वो क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी शो करता है। जहाँ पर जो पुरुष है वो अगर 70% एम्प्लॉयड हैं तो महिलाएं केवल 32 और 37 के बीच में एम्प्लॉयड हैं। तो इसमें ये सारे जो है आंकड़ों के हिसाब से बात की है, कहीं ना कहीं ये आंकड़े हम बहुत बार ही डिस्कस कर चुके हैं। इस आर्टिकल में बात की गई है, इज़ द क्राइसिस द रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ जॉब। इसमें बात की गई है कि क्या ये जो क्राइसिस है वो केवल जॉब की कमी की वजह से है
या एक दूसरा भी पहलू है इसका। पहली बात तो ये कि इंडिया में क्या जॉब की कमी है या इंडिया में स्किल और एजुकेशन की कमी है। ये पूरा एडिटोरियल बात करता है कि इंडिया में कहीं ना कहीं एजुकेशन की कमी है। आंकड़ों के तहत बताया गया है कि नियरली 15.62% यूथ हैड वोकेशनल ट्रेनिंग। जो भी हायर एजुकेशन लेने के बाद एक तो शिक्षा की गुणवत्ता इतनी लो है कि अगर कोई व्यक्ति कोई डिग्री होल्ड करके किसी कंपनी में जॉब लेने जाएगा उसको जॉब नहीं मिलेगी अनटिल एंड अनलेस उसने कोई एक टेक्निकल डिग्री नहीं हासिल की हो या फिर उसने कोई ट्रेनिंग ना ली हो। तो बिना ट्रेनिंग के या बिना टेक्निकल डिग्री के यहाँ पर कोई भी जॉब नहीं मिल रही है। पहली बात तो ये, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कमी क्या है, एजुकेशन के जो स्तर है, जो लेवल है, जो सिलेबस है, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। दूसरी बात ये बोली गई है कि 15.62% यूथ ही ऐसे हैं जो क्या करते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह लेते हैं, जो इंटरेस्टेड हैं इन ट्रेनिंग्स को लेने के लिए। और उसमें भी जो 4% मात्र लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग लेते हैं, मतलब किसी कंपनी के साथ कोलैब करके किसी कंपनी में जा करके बिल्कुल रिगरस ट्रेनिंग करते हैं। ऐसे मात्र 4% लोग हैं। तो यहाँ पर कंसर्न ये नहीं है कि जॉब ही कम है, जॉब तो कम है ही, साथ के साथ ये भी कंसर्न है कि स्किलफुल लोगों की भी कमी है इंडिया में। साथ के साथ में एजुकेशन का लेवल भी उतना अच्छा नहीं है, इस वजह से ये पूरा सिनेरियो क्रिएट हुआ है। साथ के साथ इसमें एक बात बोली गई है, द रिपोर्ट ऑथर्स पॉइंटेड आउट दैट मोस्ट जॉब इन 2023 19.4% क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर में है। 2023 में रिपोर्ट आई है, मैंने बात की थी, लेंसेट की एक रिपोर्ट थी वो, शायद उसमें बात की गई थी कि लगभग 90% जो हमारा वर्किंग पॉपुलेशन है वो क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर में है। और इनफॉर्मल सेक्टर यानी कि अनौपचारिक संगठन, कहने का मतलब है कि वहाँ पर लोगों को जो है जीवन गुणवत्ता के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो नहीं मिलती हैं, जो भी उनको चाहिए, जैसे कि सोशल सिक्योरिटीज़ वगैरह हो गई, हेल्थ की सिक्योरिटी हो गई, लाइसेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, ये सब चीज़ें नहीं मिलती है जो लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। तो इनफॉर्मल सेक्टर में ये 90% लोग हैं, इनको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, इस वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं होते काम करने के लिए। तीसरा पॉइंट ये है कि जो हमारा जितना भी 83% का यूथ है और जो हम रेशियो देख रहे हैं महिला और पुरुष के बीच में जॉब का गैप का जो हम रेशियो देखते हैं, उसमें ये बात की गई है कि जो महिलाएं हैं वो सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्र में काम कर रही हैं। महिलाएं जो है वो पुरुषों से कहीं ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया में काम कर रही हैं। और एग्रीकल्चर सेक्टर एक तरीके का क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर है। इस वजह से क्या हो रहा है, पॉपुलेशन का जो ये सिनेरियो है ये ऐसा दिख रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट यूथ ज़्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होने का एक फैक्टर ये भी है दिखने का कि महिलाएं जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कृषि क्षेत्र में काम कर रही हैं, इस वजह से ये गैप भी बढ़ रहा है। तो ये एडिटोरियल एक ये भी बात करता है। उसके बाद में वे फॉरवर्ड की बात की गई है, जेंडर गैप वगैरह की तो बात की गई है, साथ के साथ वे फॉरवर्ड की ये बात की गई है कि इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया को अपने जो भी पॉलिसीज़ हैं उसको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा इवॉल्व करना चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसको अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। साथ के साथ में जो एम्प्लॉयमेंट को क्या करना चाहिए, स्कूल के लेवल पे ही इसको एक क्या करना चाहिए, कंसर्न का इशू बनाना चाहिए। सिलेबस में कुछ ऐसे टॉपिक्स होने चाहिए जिससे क्या हो कि डिग्री लेने के बाद ही बच्चा क्या हो, एक स्किलफुल जो उम्मीदवार बन के निकले और वो जैसे ही डिग्री अपनी कंप्लीट करे उसको एक जॉब मिल जाए, उसको एटलीस्ट प्रेफरेंस मिले, उसकी डिग्री ऐसी हो। और ये कब होगा, जब हम क्या करेंगे, जो पढ़ाई के स्तर में थोड़ी सी बढ़ोतरी करेंगे। साथ के साथ इसमें एक और बात बोली गई है कि व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट की क्वालिटी अभी इंडिया में क्या चल रही है कि पर डे 480 रुपीज़ ही वेजेस मिलता है। तो 480 रुपीज़ आप अगर लगभग 500 करें तो पर डे के हिसाब से मात्र 15,000 रुपये क्या होते हैं, लोगों को मिलते हैं। ये फुल फ्लेज 9 से 10 घंटे काम करने के बाद की बात है। तो कोई व्यक्ति 9 से 10 घंटे काम करके भी अगर महीने में सिर्फ 15,000 कमा रहा है, महंगाई का जो लेवल है वो दिन पर दिन बढ़ रहा है, तो 15,000 रुपये में पूरा घर चलाना इस महंगाई के दौर में एक मुश्किल काम है। तो ये भी बात की गई है कि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट का जो क्वालिटी है वो ऐसा है कि जो बहुत ही मिनिमम रेट पे काम कराया जाता है। इस वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, उत्सुक नहीं होते हैं कि वो जा करके क्या करें, फॉर्मल सेक्टर में काम करें या क्या करें, वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयड हों। फिर लोग क्या करते हैं, या तो हम बिज़नेस कर लेते हैं या तो हम चलो खेती में ही जुड़ जाते हैं। ये वाली चीज़ होती है कि जब इतना मेहनत करने के बाद आउटपुट सही नहीं निकल रहा है तो लोग क्या होते हैं, उससे डीमोटिवेट होते हैं। तो ये एक कंसर्न है। तो ये जो पूरा आर्टिकल था वो बात कर रहा था
कि जो रेशियो आया है 83% अनएम्प्लॉयमेंट का, उसमें एक सेक्टर ये तो है ही कि जॉब की कमी है, लेकिन एक सेक्टर ये भी है कि कहीं ना कहीं एजुकेशन में कमी है, स्किलफुल लोगों की कमी है, साथ के साथ में जो वेजेस मिल रहे हैं वो भी कमी है। तो ये एक बहुत ही अच्छा आप आंसर लिख सकते हैं अगर आपको एग्ज़ाम में ये चीज़ें पूछी जाएँ तो। आप सिक्योरिटी वाले टॉपिक से या फिर GS पेपर 3 में इकोनॉमी वाले टॉपिक में इस सारे कंसर्न को क्या कर सकते हैं, रेस कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा, एक अलग डायमेंशन से देखने वाला आर्टिकल था। अगला जो हमारा एडिटोरियल है वो भी एक अच्छा एडिटोरियल है, विल ग्लोबल फॉरेस्ट एक्सपेंशन हिट ट्राइबल्स। तो इसमें बात की गई है कि जो ग्लोबल फॉरेस्ट का जो वैश्विक जो वन है उसको हम जितना एक्सपांड कर रहे हैं, एक्सपेंशन का मतलब है कि हम वनों में क्या कर रहे हैं, उसकी कटाई कर रहे हैं, वनों में हम क्या कर रहे हैं, सफारी वगैरह बना रहे हैं, बहुत सारे एंटरटेनमेंट के पार्क बना रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ट्राइबल हैं क्या वो इफेक्ट हो रहे हैं, ये इसमें बात की गई है। बहुत अच्छा आर्टिकल है। अभी आपने रिसेंट न्यूज़ सुनी होगी कि इंडिया में जो अरावली वाला जो पूरा रेंज है, अरावली हिल्स वाला, वहाँ पे हरियाणा गवर्नमेंट भी एक तरीके का क्या कर रही है, एक्वा पार्क वगैरह बना रही है अरावली वाले रेंज में। तो वहाँ पर एक इन्वायरमेंटल इशू उठ खड़ा हुआ है कि क्या इस तरीके से करने से क्या होगा, वहाँ पे लोगों की सोशल गैदरिंग बढ़ेगी तो उसी वजह से क्या होगा, एनवायरनमेंट को नुकसान होगा। तो सबसे पहले इस आर्टिकल में क्या बात की गई है, ये आर्टिकल आपके GS पेपर 3 में एनवायरनमेंट वाले सेक्टर से आप इसको लिंक करके दे सकते हैं। साथ के साथ में अगर आपसे बात की जाए सोशल जस्टिस वगैरह की तो भी आप इसको GS पेपर 2 में भी क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फॉरेस्ट जो है वो कहाँ ट्राइबल ग्रुप को हिट कर रहा है। अब चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि इसमें बात क्या की गई है। इसमें बात की गई है कि एक जो है ऑर्गेनाइजेशन है जिसने यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना, जिसने एक तरीके की रिपोर्ट जारी की। उस रिपोर्ट में क्या बात हुई कि ये बात हुई कि जो क्यूनिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है उसके ऊपर कितना काम किया जा रहा है। तो क्यूनिंग जो मॉन्ट्रियल डाइवर्सिटी आपका फ्रेमवर्क है जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या करते हैं, GBC। तो क्यूनिंग ये जो मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है ये जो है इसका कहाँ तक सही इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, इसमें बात की गई है। ये किस तरीके का एक आपका फ्रेमवर्क है, इसमें जो वनों से संरक्षण, वनों के संरक्षण, साथ के साथ में उसकी वजह से जो आसपास में रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, उनका जीवन कैसे प्रभावित होता है, ये जो फ्रेमवर्क है वो उसकी बात करता है। तो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है ये क्यूनिंग मॉन्ट्रियल का। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2022 में एक यूनाइटेड कन्वेंशन रखा गया था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन था। 15th मीटिंग थी इसकी, और इस 15वें जो मीटिंग है उसमें बात की गई थी किसकी, GBF यानी कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क की। और इसमें बात की गई थी 2022 में कि जो भी लोग वनों पर आधारित हैं, वनों पर उनका जीवन चल रहा है, उनके संरक्षण की बात कैसे की जाए। तो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है ये पूरा आर्टिकल। और जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आती है, एनवायरनमेंट की बात आती है, तो इसको आपको कहाँ पे रिलेट करना है, SDG 13 से आपको इसको क्या करना है, रिलेट करना है। तो SDG 13 बात करता है क्लाइमेट चेंज को लेकर के। आपके आंसर में जब आप इस तरीके से SDG वगैरह कोट करते हैं बहुत ही एक अच्छा जो इम्पैक्ट है वो पड़ता है। साथ के साथ अगर आप SDG 14 की बात करें तो वो क्या बात करता है, लाइफ बिलो वाटर, और SDG 15 बात करता है लाइफ ऑन लैंड की, है ना। तो जो मेन एनवायरनमेंट से रिलेटेड इशू है वो यहाँ पर आता है SDG 13 में, और ये क्लाइमेट से रिलेटेड मुद्दा है। तो ये पूरा जो आर्टिकल है वो यही बात कर रहा है कि जो GBF है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है, उसका इम्प्लीमेंटेशन किस लेवल तक हो रहा है इसको देखने की ज़रूरत है। साथ के साथ में इसमें बोला गया है कि एन एम्बिशियस पाथवे टू रीच द ग्लोबल विजन अ वर्ल्ड हायरिंग द हारमोनी विथ नेचर बाय 2050। तो इसमें टारगेट रखा गया है कि 2050 तक एक इस तरीके का हम टारगेट एम्बिशन लेके चल रहे हैं जहाँ पे विश्व को क्या करना है, हारमोनी क्रिएट करनी है, यानी कि एक मितव्ययिता वाली चीज़ करनी है दोनों के, पर्यावरण के बीच में और लोगों के बीच में क्या करना है, एक सहज सुखद संबंध है वो स्थापित करने की बात की गई है 2050 तक। तो ये जो पूरा GBF है एक तरीके से ये पूरा जो है वन और वहाँ पर डिपेंडेंट लोगों के बारे में बात करता है। अब इस एडिटोरियल में इंडिया के रिगार्डिंग बात की गई है कि इंडिया में क्या है, अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पॉलिसी में उन्होंने चेंज किया है, फॉरेस्ट एक्ट में चेंज किया है, जो हमारे यहाँ का फॉरेस्ट एक्ट 2002 का है उसमें संशोधन कर क्या कर दिया गया है, बहुत सारे रीजन जो हैं जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, जैसे कि राष्ट्रीय नेशनल पार्क वगैरह हो गया, वहाँ पर क्या किया गया है कि जो बाहर से एक्टिविटी या टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए हैं। तो इंडिया के रिगार्डिंग बात की गई है कि ये जो अमेंडमेंट है वो क्या है, गलत है, क्योंकि इसमें
कुछ ग्लोबल फाइनेंशियल जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है उसके जो भी अनुशंसाएं हैं या उसके जो भी रूल्स वगैरह हैं उसको कहीं ना कहीं उसकी अवहेलना करके अपने फॉरेस्ट जो पॉलिसी है या फॉरेस्ट एक्ट है उसमें इंडिया ने संशोधन किया है। और इसका एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, जो वहाँ के रहने वाले ट्राइबल ग्रुप हैं उसके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि ट्राइबल्स जो होते हैं वो वहीं पर वनों पर ही डिपेंडेंट होते हैं। उनका मेन जो स्ट्रीम होता, मेन स्ट्रीम या मुख्य धारा कह लीजिए, वहाँ से एक तरीके से कट हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा मुख्य धारा में नहीं जुड़े होते हैं, वो अपने आप को बहुत ही क्या करते हैं, लिमिटेड करके रखते हैं और वो उन वनों पर ही डिपेंड करते हैं। उनका रहना खाना पूरा सारा जीवन वनों पर डिपेंड होता है। और जब इस तरीके की एक्टिविटीज़ होती है, सोशल गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती है उनके क्षेत्र में, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट भी शुरू होते हैं। साथ के साथ कहीं ना कहीं जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं उनको थ्रेट भी क्रिएट होता है। तो ये पूरा आर्टिकल जो है इसके बारे में बात करता है। साथ के साथ में इसमें इंडिया में कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि राजस्थान के कुछ एक दो राष्ट्रीय पार्क वगैरह, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ वगैरह हैं जहाँ पर बात की गई है कि वहाँ पे ट्राइबल एरिया बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे क्या कर दिया गया है, वनों में जो एंटरटेनमेंट जोन्स वगैरह बनाने की बात की गई है। इस वजह से वहाँ की जो ट्राइबल ग्रुप्स है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। साथ के साथ में कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जिसको क्या किया जाता है, प्रोटेक्टेड एरिया घोषित किया जाता है। तो प्रोटेक्टेड एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर क्या किया जाता है, संरक्षण होता है वहाँ के ट्राइबल्स ग्रुप को, यहाँ पे वहाँ पर रहने वाले लोगों को, कि बाहरी कोई व्यक्ति उस एरिया में नहीं जाएगा। तो प्रोटेक्टेड एरिया वाला कॉन्सेप्ट इंडिया में भी है, लेकिन अभी क्या देखा गया है कि जो प्रोटेक्टेड एरिया पहले 30% हुआ करता था कुल ज़मीन का, अब वो घट करके 30 से कहाँ चला गया है, 16% पे चला गया है। तो कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, वनों के ऊपर ट्राइबल्स का जो एकाधिकार है वो कम हो रहा है और गवर्नमेंट पर्यटन को या टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रही है, उनके अधिकारों को धीरे धीरे कम करती जा रही है। जो प्रोटेक्टेड एरिया यानी कि संरक्षित क्षेत्र पहले 30% था, जहाँ पर 30% एरिया ऐसा था जहाँ लोगों को, बाहरी लोगों को जाने की मनाही थी, अब वो एरिया घट करके 16% हो गया है। मतलब प्रोटेक्टेड एरिया में भी क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। साथ के साथ में कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे कि दुधवा नेशनल पार्क हो गया बिहार और यूपी में, एक वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है वो बिहार में है और दुधवा जो है वो यूपी में है। तो यहाँ पर ऐसे एक नेशनल पार्क हैं और यहाँ पर क्या किया जा सकता था, जो थारू ट्राइब रहती हैं वो पूरा इसके ऊपर डिपेंड करती है। यूपी बिहार में थारू ट्राइब जो होती हैं, इन जो नेशनल पार्क है उनके आसपास में रहती है, उस पर डिपेंड करती हैं और इस तरीके की एक्टिविटीज़ से वो हिट हो रही हैं। साथ के साथ राजस्थान वाला एग्जाम्पल तो मैंने बताया ही। इसमें ये भी बात की गई है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे नेशनल पार्क हैं एमपी वगैरह के या कहीं एक दो जगह और के, जहाँ पर क्या किया जा सकता था, उन एरिया में बहुत ज़्यादा संरक्षण की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसको संरक्षित नहीं किया गया और मेनली उन रीजन्स को हिट किया गया है जहाँ पर क्या है, ट्राइबल ग्रुप रहता है। तो ये कंसर्न इंडिया की पॉलिसी में एक लूप होल है जिसके बारे में बताया गया है कि इंडिया को इस पर ध्यान देना चाहिए। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को चेंज करने की जगह इंडिया को क्या करना चाहिए, अपने जो वन कानून है, फॉरेस्ट एक्ट हैं, उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। जिन क्षेत्रों में ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है वहाँ पर संरक्षित क्षेत्र का एरिया बढ़ाया जाना चाहिए, वहाँ पे सोशल गैदरिंग को कम करना चाहिए। जहाँ पर ऐसी संभावना है कि ट्राइबल ग्रुप्स कम रहते हैं या जहाँ पर संभावना हो सकती है, वैसे क्षेत्रों में टूरिज़्म को प्रमोट करें। तो टूरिज़्म भी बहुत बड़ा एक सेक्टर है, इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत ही फ़ायदेमंद है, उसको प्रमोट करना भी ज़रूरी है। लेकिन ये ध्यान देना भी ज़रूरी है कि आप जो नीतियाँ बना रहे हैं उससे कोई सही ग्रुप या कोई ऐसा जो समुदाय है वो इफ़ेक्ट ना हो जिसका पूरा जीवन ही उसी पर डिपेंड करता है। इसमें बात की गई है कि 1914 से कुछ ट्राइब्स ऐसे हैं जो 1914 से ही कुछ ऐसे एरिया हैं, ट्राइबल ग्रुप्स हैं जहाँ पर वो निवास कर रहे हैं और 1914 से लेकर के अभी तक वो रह रहे हैं, लगभग 100 साल से। और अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में चेंजमेंट की वजह से क्या हो रहा है, अब उनको कहीं ना कहीं अपनी जगह से जगह छोड़ने पे वो मजबूर हो रहे हैं या उनका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है। तो ये जो खासी वगैरह जो भी जनजाति वगैरह हैं, इनके बारे में ये सारी बातें की गई है। अब चलते हैं हम अपने अगले और सबसे छोटे लास्ट टॉपिक की तरफ। क्या है, दिल्ली बार काउंसिल लीडर्स फ्ले क्रिमिनल लॉज। जो भी 3 हमने क्रिमिनल लॉज थे हमारे, जो इंडियन पीनल कोड था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था जैसे कि CRPC हो गया और IPC हो गया, साथ के साथ में साक्ष्य अधिनियम हुआ। हमने क्या किया, इन सब के नाम में बदलाव किया और साथ के साथ प्रोविजंस में भी बदलाव किया। क्यों? क्योंकि ये ब्रिटिश एरा के समय के कानून थे। जो IPC वगैरह है ये आपके 1860 में आया था, तो ये
ब्रिटिश एरा का कानून था, जिसकी वजह से वो अभी भी इम्प्लीमेंट चल रहा था। इसी में एक आर्टिकल है राजद्रोह से रिलेटेड, जो कि आर्टिकल 124 का ए है। राजद्रोह वाला भी कानून जो था वो इसी का था, जो कि ब्रिटिश एरा से चल रहा था। उस टाइम में अंग्रेज ऐसा करते थे कि भारतीयों को क्या करते थे, कोई भी अगर एंटी ब्रिटिश मूवमेंट होता था तो उसको 124 के तहत डिटेन कर दिया जाता था, है ना, जेल में डाल दिया जाता था। तो इस समय से कंसर्न उठा कि इस तरीके से क्या करना चाहिए, इन चीज़ों को रोकना चाहिए और भारत के लिए एक अपनी संहिता होनी चाहिए, जो कि क्या है, अंग्रेजों के बाद जब देश आज़ाद हुआ तब से लागू हो। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये जो आईपीसी है, सीआरपीसी है, इन सब में क्या किया गया, चेंज किया गया, नाम बदल के क्या कर दिया गया, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये जो नाम बदल करके नाम भी भारतीय कर दिए गए, साथ के साथ कुछ ऐसे प्रोविजंस जो आईपीसी में बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारी धाराएं थी, 400-500 के अकॉर्डिंग बहुत सारी धाराएं थी, उसको थोड़ा सा कम करे, कई कई में बढ़ाया भी गया है। जो भी आजकल में नए थ्रेट्स आ रहे हैं, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी वगैरह हो गया, ये सारे इश्यूज़ पहले नहीं थे तो वो इन आईपीसीज़ में शामिल नहीं थे। अब ये नए समय में, नए ज़माने में नए नए जो भी अपराध आ रहे हैं उनसे रिलेटेड कानून में अमेंडमेंट करने की ज़रूरत थी, उसको ध्यान में रखते हुए ये सारे कानून बने। लेकिन उसमें क्या है, कुछ ऐसे भी पॉइंट्स आ गए हैं जिसकी वजह से एक क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है। जैसे कि इसमें बात की गई है कि पहले जो एक्सटेंशन का काम होता था, पहले मान लो किसी व्यक्ति को क्या किया जाता था, अगर गिरफ्तार किया जाता था तो पुलिस को ये था कि वो 15 डेज तक रख सकती है ना, जो पीरियड होता था वो 15 डेज तक क्या हो सकता है, एक्सपांड हो सकता है। लेकिन उसको अब इस नए अधिनियम में क्या कर दिया गया है, 60 to 90 डेज कर दिया गया। मतलब लगभग 3 महीने, 2 से 3 महीने का टाइम ड्यूरेशन है कि किसी व्यक्ति को 2 से 3 महीने तक गिरफ्तार करके रखा जा सकता है, डेट को एक्सटेंड किया जा सकता है। तो इस तरीके का कुछ इशू है जो वो दिल्ली बार काउंसिल जो है, जो वकीलों का ग्रुप है, वो ये रेस कर रहा है कि इस तरीके से क्या होगा, पुलिस की क्या होगी, गुंडा राज वाली स्थिति आ जाएगी। तो फिलहाल जब तक इन चीज़ों पे अच्छे से रिसर्च ना की जाए तब तक इसको लागू ना किया जाए, ऐसा दिल्ली बार काउंसिल का क्या है, एक रिक्वेस्ट है इंडियन गवर्नमेंट से। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। जो भी टॉपिक्स थे हमने उसको बहुत ब्रीफ में कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की है। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक और क्लासमेट गुरु को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।